सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं यमुना प्रसाद गौड़ एक बार आप लोगों के सामने एक नए विषय के रूप में यहाँ पर भारतीय राज व्यवस्था यानी कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर अपना पहला वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, राज व्यवस्था के ऊपर वीडियो बनाने के पीछे आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। काफ़ी दोस्तों के मुझे फ़ोन आए और कहा कि भारतीय राज व्यवस्था जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर भी सर आप वीडियो बनाइए। तो मैंने अब ये निर्धारण किया है कि एक वीडियो पर डे इतिहास से बनेगी और एक वीडियो राजनीति शास्त्र यानी कि भारतीय संविधान के ऊपर मैं बनाऊंगा, तो जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो भारतीय राज व्यवस्था आज से हम शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हम भारत के संविधान को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत का संविधान। दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों को एक चीज जान लेनी होती है कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान वो सर्वोच्च विधि होती है जो किसी देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यों एवं संस्थाओं की स्थापना करती है। ठीक है ना, कि किसी देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी मूल्य होते हैं उनके लिए संस्थाओं का गठन किया जाता है और वो संस्थाएं क्या करती हैं, उनके लिए नियमों को बनाती है। या फिर हम शॉर्टकट शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि किसी देश की राज व्यवस्था को चलाने के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है उसे ही संविधान कहा जाता है। ठीक है, किसी देश की राज व्यवस्था को चलाने के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है या फिर किसी देश की राज व्यवस्था जिन नियमों पर चलती है उसे उस देश की का संविधान कहा जाता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो जो भारत का संविधान है, संविधान का अर्थ आपको पता लग गया है। ठीक है, अब होता क्या है कि भारत के संविधान की जो प्रक्रिया है वो देखा जाए तो बहुत पुरानी प्रक्रिया है। ठीक है, और भारतीय संविधान को हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है अरस्तु को, जो कि एक ग्रीक नेशनलिटी के थे। तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा, जो कि मकदूनिया का शासक था, यूगोस्लोवाकिया जो वर्तमान में है। ठीक है, तो मकदूनिया का शासक जो सिकंदर था उसके गुरु थे अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। क्योंकि मैं इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर से एक प्रश्न उठता है। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि राजनीति शास्त्र के जनक कौन थे, तो आप कहेंगे अरस्तु। उसके बाद सिकंदर के गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, आप कहेंगे प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे, आप कहेंगे सुकरात। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये गुरुओं का क्रम भी पूछा जाता है कि कौन किसका गुरु था। तो अब लौट करके आ जाते हैं भारतीय संविधान के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान का निर्माण भारत में कैसे हुआ। दोस्तों, आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, संविधान निर्माण की जो का इतिहास है वो बहुत पुराना था। जब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तभी से एक संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से भारत में बनती हुई आ रही थी। तो उसके लिए जो वीडियो हम देखेंगे वो इतिहास विषय के अंतर्गत देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ था। लेकिन आज में जहां से हमारा मूल संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है वहां से आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, होता क्या है दोस्तों कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद ब्रिटेन में एक नई सरकार आती है और वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं एटली। ठीक है, तो वो भारत के लिए अपनी एक नई नीति बनाते हैं क्योंकि अब भारत को स्वतंत्र करने का उन्होंने वादा किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो भारत को अब स्वतंत्र करना है तो एक नई नीति बनाते हैं। उसके लिए वो संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही है ब्रिटेन में। ठीक है, तो संविधान सभा के निर्माण के लिए एक 3 सदस्यीय समिति को ब्रिटेन से भारत भेजा जाता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 जो मंत्री होते हैं एटली सरकार के, वो होते हैं लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर को भारत भेजा जाता है ताकि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए और वो संविधान सभा क्या हो, भारतीय संविधान का निर्माण
कर सके। ठीक है, तो जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा के सदस्यों के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 की जाती है। ठीक है, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से होते हैं, जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना राज किया होता है। उस समय कुछ राजा होते हैं जिनके अपनी रियासतें होती हैं, तो 93 देशी रियासतों से सदस्य लिए गए, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, जो बड़े शहर थे हमारे देश के, उन कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्यों का चुनाव होना था। तो इस प्रकार से 389 टोटल सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत में 292 सदस्य थे, और इन 292 सदस्यों में से भी कांग्रेस के 208 सदस्य से 73 सदस्य आपके ये कह सकते हैं मुस्लिम लीग के थे, और 15 सदस्य आपके अन्य स्वतंत्र दलों के थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा की स्टार्टिंग में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन में भी इस चीज पर चर्चा की गई। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि जब चुनाव हुआ तो उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है ना, और इसने अपना कार्य करना शुरू किया। ठीक है, तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वृद्ध व्यक्ति थे उस सभा में, उनको क्या बनाया गया था, अस्थायी रूप से उस दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। क्योंकि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो काफी बुजुर्ग थे, तो कार्य करने में थोड़ा असमर्थता भी थी उनकी, तो इसलिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये प्रश्न भी उठता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। या फिर स्थायी और अस्थायी पूछा जाएगा, तो अस्थायी पूछा जाएगा तो आप सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लोगे, और स्थायी पूछेंगे तो आप राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लोगे। तो यहाँ पर से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर की बात होती है, 2 दिन बाद फिर 2 दिन के बाद फिर एक बात होती है, एक सभा होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि किस प्रकार से, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को आप ये कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क था। ठीक है ना, कि संविधान का जो फ्रेमवर्क होगा कि किस तरीके से इसमें के कार्य का क्रियान्वयन होना है, किस प्रकार से संविधान को बनाना है। तो इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो उसके बाद संविधान की नींव डाली गई, और संविधान की नींव के लिए संविधान सभा में विभिन्न प्रकार की क्या बनाई गई, समितियां बनाई गई। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई। ठीक है, और जिनमें से सबसे जो प्रमुख समिति थी वो थी आपकी प्रारूप समिति, यानी कि जो संविधान का प्रारूप होगा, ढांचा होगा, वो किस प्रकार का होगा, तो प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि पूरा ढांचा तैयार करने में उनका अहम योगदान था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति की हम बात कर रहे थे। प्रारूप समिति में, ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एन मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान और एन माधवन राव अन्य सदस्य थे, यानी कि टोटल 7 लोगों की ये टीम थी। ठीक है, प्रारूप समिति में। ठीक है, तो इस प्रकार करते करते 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए भारतीय संविधान को लिखते लिखते या बनाते बनाते। ठीक है, और अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान
बनकर तैयार हुआ। यानी कि यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अंगीकृत कब किया गया, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और उस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, क्योंकि मुस्लिम लीग हट गई थी इससे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है, अब बात आ गई यहाँ पर कि संविधान तो अंगीकृत हो चुका है, इसे अब लागू किस दिन किया जाए। ठीक है ना, अब 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मना ही रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आई कि 1930 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, और लाहौर में नदी के किनारे तिरंगा भी फहराया था। ठीक है, स्वराज की मांग करी थी, तो उस दिन से हम स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हुए आ रहे थे। तो इसलिए संविधान को लागू करने की तिथि भी 26 जनवरी 1950 को चुनी गई। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इससे पहले 2 दिन पूर्व संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और इस दिन संविधान सभा ने सर्वसम्मति के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया था। तो भारतीय संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो यहाँ पर से प्रश्न बन जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो आता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि कब बनकर तैयार हुआ था, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर विभिन्न परीक्षाओं में लिखेंगे, ऐसी मैं मनोकामना आपके लिए करता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया, उसके लिए कुछ जो समितियों की अभी हमने बात करी थी, उसमें से एक प्रारूप समिति की बात करी थी। तो यहाँ पर से भी एक प्रश्न अमूमन बन जाता है, ठीक है, कि कौन सी समिति। आप चाहें तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप याद रह सकें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ पर से आता है। तो एक समिति के ऊपर तो हम बात कर ही चुके हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, दूसरा था कार्य संचालन समिति। एक समिति थी कार्य संचालन समिति, ठीक है, जो कि संविधान में किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है उसका निरीक्षण करती थी। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी। ठीक है, उसके बाद एक समिति थी संघ संविधान, संविधान को एक संघ के रूप में, और संघ शक्ति। ठीक है, तो दो समितियां थी, संघ संविधान, संघ शक्ति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के थे, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति। उसके बाद जो मेन रोल में एक और देखा जाता है, मूल अधिकारों के लिए एक समिति बनाई गई थी, और अल्पसंख्यकों के लिए एक समिति बनाई गई थी, और एक प्रांतीय संविधान के लिए। ठीक है ना, जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उनके विलय के लिए एक समिति बनाई गई थी। तो मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर से भी प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, और प्रांतीय संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जो अन्य समितियां थी, एक प्रक्रिया समिति थी कि प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, एक वार्ता समिति थी, और एक थी तदर्थ समिति। तदर्थ का मतलब होता है एडॉक बोलते हैं जिसको, जिससे तदर्थ का मतलब होता है एक विशेष नियोजन के लिए काम में लिया जाना, और नियोजन जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद वो समिति क्या हो जाती है, अपना कार्य करना बंद कर देती है, यानी कि एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, तदर्थ समिति, और एक और है झंडा समिति। ठीक है, तो झंडा समिति की जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे में हल्का सा बदलाव करके उसको क्या किया गया था, राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए एक उप समिति बनी थी,
एक अल्पसंख्यक समिति तो थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए एक उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो और उसके बाद एक बनी थी सदन। सदन का गठन किस प्रकार से होगा, क्या होगा, तो सदन समिति, ठीक है ना। सदन है हमारे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। तो सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो आपको याद रखना है पी। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए। उसके बाद एक थी वित्त और स्टाफ समिति, और वो उसके वित्त और स्टाफ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे A.N. सिन्हा। तो इस प्रकार से संविधान की प्रमुख समितियां थी ये, ठीक है, और इनके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर से प्रश्न, एक ना एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहो तो किसी भी एग्जाम पेपर को चेक कर लीजिए, वहां पर यहाँ से प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब जो भारतीय संविधान जब बना, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा, ठीक है, और आपको पता है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो क्या किया गया, विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के स्रोतों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्रोत थे और किन किन देशों से लिए गए थे, यहाँ पर से भी एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा विशेष ध्यान से देखेंगे। तो ब्रिटेन, सबसे पहले ब्रिटेन के जो संविधान से जो लिया गया वो क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली की जो शासन प्रणाली होगी वो किस प्रकार की होगी, पार्लियामेंट्री, यानी कि संसदीय, संसद यानी कि संसद का गठन होगा। ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, उसके बाद कानून निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून निर्माण प्रक्रिया कौन करता है, भारत की संसद करती है। ठीक है, तो कानून निर्माण प्रक्रिया भारतीय संसद के द्वारा की जाता है। ये भी कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता, कि जो भारत में रहेगा उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एकल नागरिकता होगी। ठीक है, ये भी कहां से ली गई, एकल नागरिकता कहां से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। द्विसदनीय व्यवस्था, क्योंकि संसदीय व्यवस्था ला रखे तो संसद के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, लेकिन जिसमें से सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनीय व्यवस्था भी कहां से ली गई, जब संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है तो द्विसदनीय व्यवस्था भी कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, ठीक है, कि संवैधानिक प्रमुख, जो संविधान का प्रमुख होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। इसको भी कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली यानी कि जिसमें IAS ये जो अधिकारी होते हैं, तो अखिल भारतीय सेवा प्रणाली को कहां से लिया गया, ये भी ब्रिटेन की संविधान से लिया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें मुख्य रूप से जो आता है कि कानून निर्माण प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। ठीक है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। उसके बाद दूसरा लिया गया USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, एक तो संविधान की प्रस्तावना ली गई। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था को लिया गया कि किस प्रकार से न्याय स्वतंत्र होगा। ठीक है, प्रस्तावना को लिया गया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था को लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, तो आप कहेंगे अधिकार अमेरिका। ओ मिलते हैं क्योंकि अभी मौलिक कर्तव्य भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो मौलिक अधिकार, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन होगा, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे US से यानी कि अमेरिका से। उसके बाद कनाडा से क्या क्या लिया गया, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि भारत एक क्या होगा, 28 राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है ना, तो संघात्मक शासन व्यवस्था। और शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र के पास क्या शक्ति रहेगी और राज्यों के पास क्या शक्ति रहेगी। ठीक है, और तीसरी चीज ली, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र के द्वारा क्या की जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी हमने देखा। ठीक है, तो कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था पूछा जाता है सबसे ज्यादा बार। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप कहेंगे कनाडा से ली गई है। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे 3 प्रकार की सूचियां हैं
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर के कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची का जो विषय लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। बहुत बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान। इसके अलावा आपने देखा कि प्रस्तावना जो ली गई संविधान में वो ली गई थी अमेरिका की, ठीक है। और प्रस्तावना की जो भाषा थी, प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप इसको याद रखेंगे, भले यहाँ पर अंकित नहीं किया है, ठीक है। तो आप याद रखें, प्रस्तावना तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद कानून की नियमावली। देखो, कानून निर्माण प्रक्रिया तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और कानून की जो नियमावली है यानी कि शब्दावली है, जो कानून की जो शब्दावली है वो कहां से लिया, जापान से लिया। देखिए, थोड़ा चालाकी भी थी हमारे देश के लोगों में कि ताकि कोई देश मेरे ऊपर ये शक ना करे कि ये पूरा का पूरा हमारे वहां से टेप लिया है, ठीक है ना। उसके बाद सोवियत संघ या रूस, तो रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिए गए। देखो, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रशिया से लिए गए हैं। इसके अलावा नियोजन प्रणाली, नियोजन प्रणाली का मतलब मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है, ठीक है। अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है तो अब रशिया रह गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान सभा संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने मतलब नागरिकों को सेवा करेगा, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, वो कहां से ली गई, आयरलैंड के। तो आयरलैंड से याद रखिएगा, यहाँ पर से बहुत ज्यादा पूछा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, आयरलैंड, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहां से ली गई, आयरलैंड से। आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जर्मनी, आपातकालीन उपबंध, ठीक है ना। 352 से 360 तक आपने 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध है हमारे इसमें, ठीक है। तो आपातकालीन जो इमरजेंसी जो है, ये उपबंध जो लिए गए हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा फ्रांस से भी कुछ चीजें ली गई है। गणतंत्र प्रणाली के, हम गणतंत्र हैं, ठीक है ना। गणतंत्र यानी कि है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता के आदर्श जो डाले गए हैं, स्वतंत्रता समता के, स्वतंत्रता या समानता के आदर्श जो डाले गए हैं वो भी फ्रांस की। तो प्रस्तावना के ऊपर 3 चीजें हैं कि प्रस्तावना ली तो गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, प्रस्तावना की जो भाषा बनाई गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा है, और जो स्वतंत्रता समता के जो आदर्श स्थापित किए गए हैं प्रस्तावना में वो फ्रांस के। तो गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है, आपको ये पूछा जाएगा, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त में भारतीय संविधान का निर्माण, विभिन्न प्रकार की भारतीय संविधान सभा की जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां बनी थी उसके बारे में, और संविधान के स्रोत किस किस देश से क्या लिया गया भारतीय संविधान में, उन पर विस्तृत चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं उनको आप नोट डाउन भी करेंगे। वैसे तो इसमें सब चीज, प्रत्येक एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी, परीक्षा में आने वाली चीजें हैं। तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे अभी आज जिस प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट की ओर खींच करके लाया है, इसी प्रकार से मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियो बना पाऊं। आपका दिन शुभ हो, आपका समय शुभ हो, मैं ऐसी उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।